हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क दिया था। तो मैं आज की क्लास बेटा क्वेश्चन नंबर 13 से ही शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आओ चलो क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्ज़ाम में आया था 1996 में। क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए एंड बी। अच्छा, पहले तो इसकी ज़रा रिक्वायरमेंट देखो, इसको मैं करवा क्यों रहा हूँ, इसमें खास बात क्या है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 1996 एंड बैलेंस शीट ऑन 31st March 1996। क्वेश्चन की डिमांड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो बेटा अगर क्वेश्चन की डिमांड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, तो आओ एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लेते हैं और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मैंने लिखा सबसे पहले मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड कंपनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 1995। फटाफट एक फॉर्मेट बनाएंगे बेटा। एग्ज़ाम में फर्स्ट पेज पे हमारा फॉर्मेट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, सेकंड पेज पे बैलेंस शीट, और फिर इसके बाद हम कोई चीज़ करेंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इसी के नीचे बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, एसेट्स। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। बेटा अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी जिस चीज़ की वो वर्किंग नोट बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन, देखो
लिखा है A and B are in partnership practicing as chartered accountants under the name of and style AB and Company। ये A और B जो हैं वो AB and Company नाम से अपनी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म चलाते हैं, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द मैनर एज स्टेटेड बिलो। अच्छा, दे क्लोज देयर अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। वो हर साल 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज करते हैं। द फॉलोइंग वॉज देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 1995। हमें 31 मार्च 1995 की बैलेंस शीट दी है। अच्छा, हमें बैलेंस शीट दी है और नीचे लिखा है ये तो बेटा बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 1995 की। अच्छा, पूछा कब का है जरा देखना, 1996 का। तो बेटा हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट खुद बनानी पड़ती थी, लेकिन थैंक गॉड इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है ऑलरेडी, तो मुझे वो बनाने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे पास एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है और मुझे समरी दे रखी है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन की। बेटा आपको नहीं लगता अगर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन है तो इसका मतलब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही तो हो गया ना मेरे पास। तो ये मेरा क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसमें ये क्वेश्चन ऐसा हो गया बेटा जिसमें मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, मुझसे क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डिमांड की जा रही है। अच्छा, तो ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। बेटा हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आओ जरा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करता हूँ क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, लिखा है बेटा द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अलावा ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या है देखना जरा, ये इंफॉर्मेशन है ऑडिट फीस रिसीवेबल। ऑडिट फीस रिसीवेबल, ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो ये ऑडिट करते होंगे। ऑडिट करने पे क्लाइंट से पैसे मिलते हैं, तो किसी क्लाइंट का बकाया होगा। तो लिखा है ए को अपने क्लाइंट से 30,000 लेना है, बी को अपने क्लाइंट से 50,000 लेना है, ठीक है। तो बेटा अगर ये ए और बी को ये पैसे लेने हैं तो ये उनके डेटर्स हुए, है ना। आगे देखो कहता है ऑडिट फीस कलेक्टेड इन एडवांस। अच्छा, बी ने अपने क्लाइंट की एडवांस में ऑडिट फीस ले रखी है। अच्छा, एक बार मैं फिर से समझता हूँ क्या कह रहा है। मुझे ऑडिट फीस एडजस्टमेंट में दे रखी है, एडजस्टमेंट में दे रखी है तो मैं दो जगह लिखूंगा इसको। ऑडिट फीस एक तो इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, और ये डेटर्स हो जाएंगे तो बैलेंस शीट में भी आएंगे। तो देखो मुझे ऑडिट फीस रिसीवेबल, मुझे ऑडिट फीस रिसीवेबल ए की अलग दे रखी है, बी की अलग दे रखी है, और बी ने एडवांस में भी ले रखे हैं। तो बेटा अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑडिट फीस के लिए हम लोग अकाउंट बना लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। और ये बेस्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इनफैक्ट इसी पॉइंट के लिए मैं आपको क्वेश्चन ही करा रहा हूं। आओ जरा देखो, तो ये हमारे पास आ गया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, ऑडिट फीस ऑफ एज क्लाइंट, जो ए के क्लाइंट्स हैं उनकी ऑडिट फीस का बेटा अकाउंट अलग बनाएंगे,
और बी वाला अलग बनाएंगे। दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन ने जब अलग अलग दे रखा है तो आपको मिक्स नहीं करना, उनको अलग अलग ही लेके चलना है। तो चलो, ये तो मैंने बना लिया ए के क्लाइंट की ऑडिट फीस का अकाउंट। जरा अब बी के क्लाइंट की भी ऑडिट फीस का अकाउंट बना लेते हैं। बी के क्लाइंट की ऑडिट फीस का अकाउंट बना लेते हैं। चलो, ये बेटा बना लिया मैंने बी के जो क्लाइंट हैं उनकी ऑडिट फीस का अकाउंट। ऑडिट फीस ऑफ बीज क्लाइंट। और बेटा देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है और फिर आगे बढ़ते हैं। आओ एक एक बातें चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले इन्होंने लिखा है ऑडिट फीस रिसीवेबल ए और बी की, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है बेटा। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ए को 30,000 लेने हैं और बी को 50,000 लेने हैं, तो मैंने यहां लिखा बेटा बाई बैलेंस कैरीड डाउन 30,000 बाई बैलेंस कैरीड डाउन 50,000। आगे देखो बेटा, ये मैंने बेटा ए की ऑडिट फीस लिख दी, बी की ऑडिट फीस लिख दी। आगे कहता है ऑडिट फीस कलेक्टेड इन एडवांस। बी ने एडवांस में ले रखे हैं पैसे 20,000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बी ने एडवांस में पैसे ले रखे हैं अपने क्लाइंट से बेटा, तो ये इनके लिए एक तरह की लायबिलिटी हुई। अगर हमें कोई इनकम एडवांस में मिल जाए तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई। और इसका क्लोजिंग बैलेंस मैं बी के यहाँ लिखूंगा 2 बैलेंस सी डी 20,000। ये कौन सा था? आउटस्टैंडिंग। और ये कौन सा था? एडवांस। इनका ये कौन सा है? आउटस्टैंडिंग। आगे देखो, यहाँ तक की तो बात हो गई। एक ये कुछ और कह रहा है, आओ देखते हैं और ऊपर ऑडिट फीस कहाँ कहाँ क्या दे रखी है। बेटा जरा देखना, देखो अगर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट चेक करें तो ये देखो ऑडिट फीस दे रखी है। ए को अपने क्लाइंट से मिला है 2,80,000, बी को अपने क्लाइंट से मिला है 1,80,000। ए और बी को मिला है। अब मुझे सब बच्चे जरा एंट्री सोचो, जब हमें पैसे मिलेंगे, ऑडिट फीस के पैसे मिलेंगे, तो एंट्री क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस। और यहाँ हम बैंक अकाउंट बनाते नहीं, बैंक की जगह हम बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस। तो एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी, तो वो तो आई ही है, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। और दूसरा दूसरा ऑडिट फीस के अकाउंट में आएगा, तो मैं बेटा ऑडिट फीस के अकाउंट में यहां लिख देता हूं बाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बी को रिसीव हो गए, ए को रिसीव हो गए बेटा 2,80,000, बी को रिसीव हो गए हैं 1,80,000।
1,80,000। मेरे पास डेटर दे रखा था, मैंने लिख लिया। एक ने पैसे एडवांस में रखे थे, मैंने लिख लिया। इनको जो करंट ईयर में पैसा मिला, क्योंकि अकाउंट बना रहा हूं, तो वो भी मैंने लिख दिया। आगे बढ़ता हूं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन में और क्या है। ये मैंने लिख दिया। अच्छा, और बेटा ये है। अब बेटा ये देखो जरा सा आप, ये जो बैलेंस शीट मुझे दे रखी है ये 1995 की है। मैं अकाउंटिंग कब की कर रहा हूँ? 1996 की। ये कब की है? 1995 की। तो इसका मतलब इसमें ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। और जरा देखना, यहाँ पे ऑडिट फीस के बारे में लिखा है, ये आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। ए का 30 और बी का 20, मतलब टोटल 50। मतलब जो ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग था वो ए का 30,000 था और बी का 20,000 था। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, टू बैलेंस बी डी 30,000, टू बैलेंस बी डी 20,000। मैंने ये ऑडिट फीस लिख दी जो बैलेंस शीट में थी। पहले मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आई? अब मेरे साथ साथ रिवाइज करो क्या क्या था। नंबर 1 मैं दिखाता हूँ। नंबर 1, यहाँ ये हमें दे रखा था ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है, हमने लिख लिया। नंबर 2, बी ने एडवांस में ले रखा है, हमने लिख लिया। नंबर 3, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ चीज़ें दे रखी थी, हमने लिख लिया। नंबर 4, ओपनिंग बैलेंस शीट में इनके ओपनिंग बैलेंसेस थे, हमने लिख लिया। अब आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ, जरा देखना बेटा, एक बात जरा गौर करो आप, बहुत ध्यान से सुनना, ये की पॉइंट है। देखो, लास्ट ईयर ए के पैसे बकाया थे 30,000, बी के पैसे बकाया थे 20,000, टोटल था 50,000। टोटल था 50,000। ये डेटर है ना। अगर आपने किसी का ऑडिट किया, उसकी ऑडिट फीस बकाया है, तो ही इज योर डेटर, और डेटर पे हमेशा प्रोविजन बनती है। तो सेम चीज यहां दे रखी है, देखो जरा क्या दे रखा है। हमारे पास 50,000 की ऑडिट फीस बकाया थी, मतलब 50,000 के ये डेटर थे, और हमारे पास हमने 50,000 का ही प्रोविजन बना रखा है। ये देखो क्या लिखा है, प्रोविजन अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 50,000। प्रोविजन अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 50,000, ये मिसप्रिंटेड है बेटा। हमने प्रोविजन भी बना रखा है 50,000 का। तो इसका मतलब ये है कि जितनी इनकी ऑडिट फीस एट द एंड ऑफ द ईयर बकाया रहती है, ये क्या करते हैं, ये उतने का बेटा प्रोविजन बना लेते हैं, है कि नहीं ऐसा? इसका मतलब क्या हुआ, जितनी इनके पास ऑडिट फीस बकाया रहती है, ये उतने का अपने यहाँ प्रोविजन बना लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, इस साल जितनी ऑडिट फीस रह जाएगी, हम भी उतने का प्रोविजन बना लेंगे, क्योंकि ये उतने का प्रोविजन मतलब ये बड़े कंजर्वेटिव है बेटा। ये 100% प्रोविजन बना के चलते हैं, पता नहीं क्लाइंट पैसे देगा कि क्लाइंट पैसे नहीं देगा, ये ऐसा करते हैं। तो ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना बेटा, ये जो 50,000 है, ये जो 50,000 है बेटा, ये मेरे पास ओपनिंग प्रोविजन हो गया, पिछले साल का प्रोविजन हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये प्रोविजन हो गया। तो और जरा देखना, एक आखिरी पॉइंट यहाँ क्या लिखा था। तो मैंने आपको इसके 4 पॉइंट दिखाए थे, 5वां पॉइंट यहाँ है और 6ठा पॉइंट यहाँ लिख रखा है। इससे रिलेटेड 6 पॉइंट हैं। अब 6th पॉइंट भी आपको रीड करा दूं तो फिर मैं आगे बता सकता हूं। देखो 6th में क्या लिखा है। अच्छा पहले एक बात देखो, देखो अब भाई प्रोविजन का तो अलग से अकाउंट बनता है, सारे बच्चों को पता है। प्रोविजन बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैं प्रोविजन को ऑडिट फीस के अकाउंट में नहीं लिखने वाला। प्रोविजन बनती है प्रॉफिट एंड लॉस से। जब प्रोविजन बनती है तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बनेगी, और क्या।
तो इस अकाउंट में मैं प्रोविजन नहीं लिखने वाला। इसमें जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस थे मैंने लिख दिए, जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे मैंने लिख दिए बेटा, जो करंट ईयर में मिला वो मैंने लिख दिया। तो इसकी जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने लिख दिया। अब मैं इस अकाउंट को पैक कर लूँगा और यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि कितना पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे रिसीट एंड सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मैं ज़रा क्लोज करता हूँ, देखना, मैं क्लोज करता हूँ बेटा। तो अगर मैं क्लोज करूँ तो यहाँ पे मैं टोटल करता हूँ बेटा ज़रा। पहले बी का 1,80,000 प्लस 50,000, ये आता है 2,30,000 बी का टोटल। बी के अकाउंट का टोटल आ गया 2,30,000, बी के अकाउंट का टोटल आ गया। और अगर मैं यहाँ से बैलेंस निकाल लूँ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये रहा 2,30,000 माइनस 40,000 1,90,000। तो बेटा 1,90,000 चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में लिख देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है ना, ये हमारे लिए इनकम है। ये जाना चाहिए बेटा मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन मैं अभी नहीं ले जाऊंगा, इस पे कुछ पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट थे एक बार रिवाइज करो ऑडिट फीस में। नंबर 1, एडजस्टमेंट में पहले उसने बताया इस साल का इतना बकाया है, वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। पिछले साल की बैलेंस शीट में बकाया मिल गया, वो मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख गया तो वो करंट ईयर में मिला होगा। ये सब सारी चीज़ें हमने लिख दी। और एक चीज़ अभी छूट रही है, ज़रा यहाँ देखना, प्रोविज़न तो यहाँ नहीं आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, प्रोविज़न नहीं आएगा। लेकिन ये देखो क्या लिखा है, ऑडिट फीस कलेक्टेड इन एडवांस बाय एज क्लाइंट। ए ने अपने क्लाइंट से 10,000 रुपये एडवांस में ले रखा है। तो अगर एडवांस में ले रखा है बेटा तो ये इनका ओपनिंग बैलेंस हो गया ए का 10,000, और मैं यहाँ लिख दूंगा बाई बैलेंस बी डी 10,000। क्यों मैंने इधर लिखा, जब आप एडवांस में पैसे लोगे तो आपके लिए लाइबिलिटी हो गई ना। मुझे आप फीस एडवांस में देते हो तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, मुझे आपका कोर्स पूरा कराना है, ठीक है बेटा, मुझे आपको पढ़ाना है। तो वो हमने यहाँ लिख दिया। और अब मैं ए का अकाउंट भी क्लोज कर सकता हूँ। 10,000 प्लस 2,80,000 प्लस 30,000, ये आ गया 3,20,000 माइनस 30,000, तो ये आ गया बेटा 2,90,000। 3,20,000 2,90,000, ये मेरे पास आ गया 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया। क्या क्या पढ़ा फिर से सुन लो बेटा, इस पूरे क्वेश्चन का यही बेस्ट पॉइंट ही है। आपने इस पे ग्रिप बना ली, बात खत्म हो गई। ये देखो मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट में दिया था, एडजस्टमेंट में दिया था ए के क्लाइंट ने इतने पैसे रोक रखे हैं, बी के क्लाइंट ने इतने पैसे रोक रखे हैं, हमने लिख दिया। फिर बेटा दिया था बी ने एडवांस ले रखा है, हमने इसको भी लिख दिया। फिर रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा था कि ए के क्लाइंट ने इतने पैसे दिए, बी के क्लाइंट ने इतने पैसे दिए। फिर बेटा बैलेंस शीट में दे रखा था कि लास्ट ईयर ए के क्लाइंट का इतना बाकी था, बी के क्लाइंट का इतना बाकी था, और ए ने अपने क्लाइंट से इतने पैसे एडवांस ले रखे थे। तो ये सब चीज़ें हमने लिख दी। अब प्रोविजन रह गया है, तो वो प्रोविजन यहाँ नहीं आता। प्रोविजन हम यहाँ नहीं लिखते हैं, प्रोविजन के अकाउंट में आएगा। अब सुनो, अब एक आखिरी एडजस्टमेंट रह गई, जरा ये पढ़ना, पॉइंट नंबर 5। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, इट हैज़ बीन अग्रीड दैट। देखो बेटा
असल में हुआ क्या है, मैंने अकाउंट सारे बना लिए हैं, अगर आप ध्यान दो तो अकाउंट बना के मैंने ये निकाल लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना पैसा जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक प्रोविजन, क्वेश्चन ने एक पॉइंट दे रखा है। अब क्वेश्चन बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ही भगवान है ना, जो क्वेश्चन कहेगा हम करते जाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। अब जरा ये पॉइंट समझना क्या लिखा है, कहता है इट हैज बीन अग्रीड दैट, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि 80% ऑफ द ऑडिट फीस एंड 40% ऑफ फीस अदर सर्विसेज should be transferred to income and expenditure account in respect of each partner's account। देख रहे हो बेटा, हमने ऑडिट फीस का अकाउंट बना रखा है, सही मायने में ऑडिट फीस के अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है वही जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम उसका 80% लेके जाएंगे। किस चीज़ का? ऑडिट फीस का 80%, अदर फीस का 40% लेके जाएंगे। कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा, बाकी क्या करेंगे? देखो जरा क्या कहते हैं। कहते हैं, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुना। इट हैज़ बीन अग्रीड दैट 80% ऑफ द ऑडिट फीस का 80% शुड बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा इसको मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि अभी ये नहीं पढ़ा रहा हूं। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पार्टनर्स अकाउंट, तो 80% तो ऑडिट फीस का चला जाएगा कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। द बैलेंस जो बच गया बीइंग क्रेडिटेड डायरेक्टली टू कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस बच गया वो कैपिटल अकाउंट में लग जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? रटना नहीं है, ध्यान से सुनो। इमेजिन करो आपने डिग्री ले ली, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, कोई क्लाइंट आया, उससे ऑडिट फीस मिली। अब बेटा एक बात बताओ, बिजनेस बढ़ेगा कब? जब जो कमाओगे उसी बिजनेस में लगाओगे तभी तो बढ़ेगा ना। तो आपने ये डिसाइड किया ऑडिट फीस जितनी आएगी 80% तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे, मतलब 80% को इनकम मान लिया और 20% कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में ले जाने का मतलब आपने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। आपने कहा कैपिटल घर से लेके आने से अच्छा है जो पैसे मिल रहे हैं उसी में से 20% इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में। तो क्या प्रॉब्लम है बेटा? अब ऑडिट फीस का जो आया है 80% निकाल के ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे, 20% ले जाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। इसका मतलब हमें इनका कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा हमें इनका कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। अच्छा और देखते हैं, ये इतनी बात हो गई। तो सुनो बेटा, तो मैं एक काम करता हूँ, जरा सा मैं आपको यहाँ कुछ एडजस्टमेंट्स करके दिखाता हूँ। एक और चीज़, अब ये बताओ बेटा, ये बताओ, अब मैं यहाँ एक कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ ऑडिट फीस टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये ढूंढ लेते हैं कि कितना पैसा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कितना पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और बेटा ये तो मेरे पास वर्किंग नोट नंबर 1 था और ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है चलो। अच्छा अब कहोगे सर इसमें वर्किंग नोट बनाने की आपको क्या ज़रूरत है? बेटा ज़रूरत है, फिर से पढ़ो ज़रा, ये पॉइंट आपने ध्यान से समझा नहीं इसलिए दिक्कत। देखो क्या कहते हैं, इट हैज़ बीन अग्रीड दैट 80% ऑफ द ऑडिट फीस शुड बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑडिट फीस का 80% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पार्टनर अकाउंट, द बैलेंस बीइंग क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। अब इसका क्या मतलब वो सुनो, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। बेटा ये बताओ, ये हो गया
ए का क्लाइंट, ये हो गया बी का क्लाइंट। अगर मैं लिखूं यहां पे ऑडिट फीस फॉर करेंट ईयर, इस साल की ऑडिट फीस हुई कितनी। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है यार, ये जो निकाल रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भेजा है, इनकम भूल गए सब। रिसीट एंड पेमेंट में जितना पैसा मिलेगा वो लिखा जाएगा, जो खर्च होगा वो लिखा जाएगा, चाहे इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, वी डोंट केयर। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही पैसे जाते हैं जो करेंट ईयर के होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो मिला या नहीं मिला। तो इसका मतलब ये जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, ये जो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बैलेंस निकाल रखे हैं, ये करेंट ईयर का हुआ। बोलो बोलो हाँ कि नहीं। हाँ, तो देखो ए का हो गया 2,90,000, बी का हो गया 1,90,000। कहाँ से लिख रहे हो सर, ये देखो बेटा ना, ए का आया है 290, बी का आया है 190। बोलो इसमें कोई डाउट है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा अब आगे, अब बेटा अब अब इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे किस चीज की, प्रोविजन की। ये समझ लो क्या कर रहे हो जानते हो, आप फाइनल अकाउंट का बैड डेट वाला ट्रीटमेंट याद करो। फाइनल अकाउंट के बैड डेट वाला ट्रीटमेंट, हम ओल्ड प्रोविजन ऐड करते थे, न्यू प्रोविजन लेस करते थे। ये ठीक वही है, जानते हो क्या है इसमें, देखो ये तो करेंट ईयर का हो गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगा ओल्ड प्रोविजन, इसमें मैं ऐड कर दूंगा ओल्ड प्रोविजन। बेटा इसमें से मैं लेस कर दूंगा न्यू प्रोविजन। अब आप सोच रहे होंगे सर न्यू प्रोविजन दिया कहाँ है जो आप न्यू प्रोविजन देखने लग गए। आओ बेटा मैं समझाता हूँ ना, सब दे रखा है। देखो ये देखो पहले मुझे एक बात बताओ, यहां देखना, लास्ट ईयर इनके 50,000 बकाया थे, तो इन्होंने 50,000 की प्रोविजन बना रखी थी। बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसका मतलब इनकी ये पॉलिसी है, जितना पैसा बकाया रहता है, जितना पैसा बकाया रहता है ये उतने का प्रोविजन बना लेते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर उतने का क्यों बनाते हैं। बेटा लॉजिक सुनो ना, आपने किसी की इनकम टैक्स फाइल करके उसको दे दिया, उसने तो अपना टैक्स वैक्स सब जमा कर दिया, आपको नहीं भी पैसे देगा तो क्या कर लोगे, किसी दूसरे से ऑडिट करा लेगा। तो ये लोग थोड़े कंजर्वेटिव हैं, तो ये पूरे का बना लेते हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं भी बना लूंगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, इस 50 में 30,000 तो ए का था और इस 50 में 20,000 बी का था। तो मैं इस 50,000 को स्प्लिट कर सकता हूँ, ये 30,000 ए का है और 20,000 बी का है, और ये ओल्ड है तो मैं लिख सकता हूँ 30,000 ए का और 20,000 बी का, ये ऐड हो जाएगा 30,000 और 20,000, और हम अब न्यू प्रोविजन लेस करेंगे। अब कहोगे सर न्यू प्रोविजन कहाँ दिया है, बेटा इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से चलना है ना, जितना लास्ट ईयर में बाकी रह जाता है ये उतने का प्रोविजन बना लेते हैं। तो ये मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये वाला एडजस्टमेंट क्या कह रहा था, इनके कितने पैसे बकाया हैं, 30,000 और 50,000 इस साल के आखिरी में बकाया हैं। अगर 30,000 और 50,000 इस साल के आखिरी में बकाया हैं तो पक्का ये अपनी आदत के हिसाब से ये बड़े कंजर्वेटिव हैं, ये इतने का प्रोविजन बना लेंगे। तो ये इतने का प्रोविजन बनाएंगे तो वो न्यू प्रोविजन होगा, वो न्यू प्रोविजन होगा। तो अगर वो न्यू प्रोविजन होगा बेटा, तो मैं यहाँ न्यू जो है वो लेस कर दूंगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कितना था, ए का 30,000 बी का 50,000, लेस कर दिया। अब बेटा निकाल देते हैं इसका, एक बार हम कर देते हैं टोटल। इसका मैंने कर दिया टोटल, ये आ गया 2,90,000 प्लस 30,000 माइनस 30,000, तो ये तो आ गया 2,90,000। 1,90,000 प्लस 20,000
माइनस 50,000, ये आ गया बेटा 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसमें हमने प्रोविजन की एडजस्टमेंट कर ली। और प्लीज़ एक बात ध्यान रखना, ये नई वाली प्रोविजन मुझे बैलेंस शीट में भी लिखना रह गया है। अब ये मैं पूरा कर लूँ तो भी एक साथ में लिखता हूँ। अच्छा, ये इतनी बात हो गई। तो बेटा अब ये जो आया, ये हुआ करंट ईयर का। सर कैसे ये हुआ? बेटा याद करो, बैड डेट हम लोग लिखते थे कहाँ? बैड डेट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते थे, उसमें ओल्ड एड करते थे, न्यू लेस करते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये निकल के आ गया करंट ईयर का हुआ कितना। अब उन्होंने कहा है कि इसमें से 80% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है, तो लिख देंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 80% अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, 20%। तो बेटा 2,90,000 का 80%, 232,000, 2,90,000 का 20%, 58,000, 1,60,000 का 80%, 1,28,000, 1,60,000 का 20%, 32,000। तो ये आ गया कितने पैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे और कितने कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। एक काम करते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट इनके बनाने ही पड़ेंगे, तो मैं कैपिटल अकाउंट भी यहीं बना ही लेता हूँ। हाँ, लो, वर्किंग नोट नंबर 3, कैपिटल अकाउंट, दोनों का एक में ही बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। मैं रिवाइज करता हूँ जरा, ऑडिट वाला पॉइंट क्या था। नंबर 1, ऑडिट फीस बकाया थी तो वो डेटर हो गए। नंबर 2, बी ने ऑडिट फीस एडवांस में ले रखी थी। नंबर 3, ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑडिट फीस दी थी और जितने की ऑडिट फीस थी उतने की उन्होंने प्रोविजन बनाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उतने का प्रोविजन मेंटेन करके चलते हैं जितनी उनकी ऑडिट फीस होती है। वहाँ से मैंने न्यू प्रोविजन का पता लगा लिया था। नंबर 4, उनके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो दे रखा था वो करेंट ईयर का था। उनके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो दे रखा था वो करेंट ईयर हमें रिसीव हुआ था, तो उससे हमने निकाल लिया करेंट ईयर का कितना है, उसमें प्रोविजन की एडजस्टमेंट कर दी, फिर जाके नेट अमाउंट निकल आया करेंट ईयर का कितना है, वो ग्रॉस था। उसका 80% भेज देंगे कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि लिखा है, ना लिखा होता तो पूरा भेज देते। और 20% कहाँ भेज देंगे? बैलेंस शीट में या उनके कैपिटल अकाउंट के। तो बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars A B, A B। हाँ, अब जरा सोचो, 20% कैपिटल अकाउंट में जा रहा है तो उसका मतलब हो गया फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और जैसे ही कोई पार्टनर नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं यहां लिखूंगा बाई ऑडिट फीस, ब्रैकेट में लिखना कैपिटलाइज्ड 58,000, 32,000। ये लिख लिया मैंने। मैं आपको समझाता जाता हूँ। देखो, ये लिखना था, इसको लिख लिया। ये जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, भेज देते हैं।
2 32 और 1 28। आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ए में 2,32,000, तो यहाँ लिखा मैंने बाई ऑडिट फीस एज क्लाइंट बीज क्लाइंट। ए के क्लाइंट का है 20,000, बी के नहीं सॉरी, ए के क्लाइंट का बेटा था 232,128, 2,32,000, 1,28,000 और बेटा इसका टोटल हो जाएगा 2,32,000 प्लस 1,28,000, 3,60,000। हाँ देखो ये हो गया, ये भेज दिया। अब ये देखो ओल्ड प्रोविजन तो पुरानी बैलेंस शीट में था ही, मुझे इसका क्या करना, न्यू प्रोविजन मुझे नई बैलेंस शीट में लिखना होगा। कितने का, 80,000 रुपीज़ का। तो मैं नई बैलेंस शीट में करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख देता हूँ प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस A's client and B's client. $30,000, $50,000, $80,000। एक बार चेक कर लें सही है कि नहीं, 30, 50, हाँ ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा अब सुनो, कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया है, तो एक काम करो, कैपिटल का भी बैलेंस लेके आओ, इसमें लिख दो, और वो जो एक अदर फीस वाला एडजस्टमेंट था वो भी निपटा ही लेते हैं। आओ कैपिटल अकाउंट ढूंढते हैं। कैपिटल अकाउंट ये रहा, ए ने लगाए हैं 65,000, बी ने लगाए हैं 40,000, ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए ने लगाए हैं 65, बी ने 40,000, ये हो गया। और अब वो अदर फीस वाला एक पॉइंट है बेटा, तो अदर फीस वाला, तो एक काम करो, अदर फीस देखते हैं जरा है कहाँ अदर फीस। ये हो गया अदर फीस। अच्छा अदर फीस भी बेटा अलग अलग ही दे रखी है, तो एक काम करते हैं, सुनो इसका भी अलग से ही अकाउंट बना लेते हैं। आओ मैंने बना लिया वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर कौन सा होगा, 4, फीस फ्रॉम अदर सर्विसेज। बेटा मैं इसका एक में ही अकाउंट बना ले रहा हूँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के तरीके से, दोनों का एक में ही। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। टाइम बचाने के लिए बेटा। और मैं एक एक पॉइंट आपको पढ़ाता हूँ बेटा, ध्यान से समझो। फीस फ्रॉम अदर सर्विसेज, और देखते हैं क्या है फीस फ्रॉम अदर सर्विसेज में। चलो आओ बेटा क्वेश्चन में आ जाओ। ये हो गया, यहाँ तो कोई पॉइंट था नहीं, ठीक है। मैं आ गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, यहाँ दे रखा है करेंट ईयर में हमें 50,000 और 40,000 रिसीव हुआ है अदर सर्विस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सोचो जरा अदर सर्विस का क्या मतलब हुआ। अरे किसी का हर ऑडिट ही थोड़े ना करेंगे, किसी की कंपनी रजिस्ट्रेशन करा दी उसके पैसे ले लिए,
है ना, किसी को कोई कंसल्टेंसी दे दी उसके पैसे ले लिए, तो उन सबको इन्होंने एक ही अकाउंट में डाल दिया है, किसमें, फी फ्रॉम अदर सर्विसेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताओ, वो फी मिलेगी तो इनकम होगी, जब इनकम मिलती है तो इनकम क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है, और रिसीट एंड पेमेंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए लेकिन बैंक अकाउंट बनता नहीं। तो एंट्री बनेगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू फीस फ्रॉम अदर इनकम, तो फीस फ्रॉम अदर इनकम में आ जाएगा बाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एक बार में जरा चेक कर लो, 50,000 40,000, अच्छा ये हो गया बेटा 50,000 और 40,000 ये मिला है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, अब इसमें बेटा और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, देखो एडजस्टमेंट में था नहीं, रिसीट एंड पेमेंट मैंने चेक कर लिया, रिसीट ही चेक करनी है, इनकम है यार, पेमेंट में थोड़ी ना होगी। और ऊपर की बैलेंस शीट में ऐसा कुछ दे नहीं रखा था, वो तो प्रोविजन दे रखा था, प्रोविजन तो ऑलरेडी हो रखा है ना, प्रोविजन नहीं चाहिए। तो बेटा तो प्रोविजन हमें दे रखा था, हाँ। तो बेटा तो इसमें यही एक ही चीज हमारे पास है ही। अब क्वेश्चन ने कहा है इसका इसका शायद 40% हमें, ये है ना, 40% हमें ले जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाकी ले जाना है कैपिटल अकाउंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ लिखते हैं 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 60%, 2 कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में 60%, ये गलत हो गया था, यहाँ 40% था। तो बेटा 50,000, 40,000, 50,000, 40,000, और अगर मैं 50,000 का 40% निकाल लूँ तो 20,000 आ जाएगा, तो 30,000 चले जाएंगे यहाँ, इसका मैं निकालूँ तो 16,000 आ जाएगा, तो 24,000 चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। तो बेटा मैं बहुत आराम से यहाँ लिख सकता हूँ बाई फीस फ्रॉम अदर इनकम, जो कैपिटलाइज किया हमने 30,000 और 24,000 वो यहाँ आ जाएगा, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाना है वो यहाँ लिखते हैं बाई फीस फ्रॉम अदर सर्विसेज, थैंक यू। ये बेटा एज क्लाइंट और बीज क्लाइंट, और देख लेते हैं एक बार कितना कितना था, ये था 30 इनकम 20 और 16, 20,000 और 16,000, ये आ गया बेटा 36,000, 36,000। आगे ये हो गया। अच्छा, और बेटा देखते हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखी है, और देखो क्या लिखा है, एक हमें पॉइंट दे रखा है बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, देखते हैं क्या लिखा है। कहता है
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर सैलरी इज 20,000। 20,000 की सैलरी की पेमेंट अभी रह गई है। अच्छा ठीक है, तो मैं ज़रा इसके लिए देखता हूँ बेटा। मैंने यहाँ बना दिया सैलरी अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5, सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग नहीं, सैलरी। बेटा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है, टाइम टेकिंग है, लेकिन तमाम सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मुश्किल नहीं है बेटा, मुश्किल आप नहीं कह सकते, लेंदी कह सकते हो क्वेश्चन को। और अभी लगाने के बाद, अभी क्लास ख़त्म करने के बाद कॉपी बंद करना, थोड़ी देर का ब्रेक लेना, खुद से लगाना, ठीक है ना। आओ बेटा, सैलरी का अकाउंट हम लोग बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी का अकाउंट हमने बनाया और इसमें हम लिख देंगे जो भी सैलरी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं सारे के सारे। आओ मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या क्या पॉइंट है। एक तो उसने आउटस्टैंडिंग बता दिया 20,000 का। एक बात बताओ, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बकाया तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है ना। ओपनिंग बैलेंस हमेशा हमारे पास क्रेडिट होता है और क्लोजिंग डेबिट होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू बैलेंस सी डी 20,000। और देखते हैं बेटा कुछ और भी है क्या, जरा सा यहाँ देखते हैं कहाँ पे, रिसीट एंड पेमेंट में क्या हमने कोई पेमेंट करी है। हाँ दिया तो है, 2,60,000 की पेमेंट कर रखी है हमने, 2,60,000 की पेमेंट कर रखी है। ओके, पेमेंट करी होगी तो एंट्री क्या बनाई होगी, पेमेंट किया होगा तो एंट्री बनाया होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट तो बनता नहीं, तो टू रिसीट एंड पेमेंट। तो मैं इसको सैलरी के अकाउंट में लिख सकता हूँ बेटा। मैंने लिखा टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2,60,000, 2,60,000। और देखते हैं कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस बेटा ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गई है। ये प्रोविजन अगेंस्ट ऑडिट फीस ये तो ठीक है, लेकिन ये जो 5,000 का अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ये 5,000 वाला जो अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। तो हमारे पास 5,000 का पुराना बैलेंस था, 260 मिल गया, 20 और बकाया है, तो इसका मतलब करेंट ईयर का हो गया होगा 2,80,000। 2,80,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 275 बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब क्या क्या होगा बेटा देखो, ओपनिंग बैलेंस तो है ओपनिंग बैलेंस शीट में, रिसीट एंड पेमेंट वाला रिसीट एंड पेमेंट में है, 275 में लिख देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 20,000 ले जाऊंगा बैलेंस शीट में। आओ पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू सैलरी 2,75,000, बैलेंस शीट में आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। ठीक है बेटा, सैलरी वाला पॉइंट भी हो गया। आगे बढ़ो, ये हो गया। उन्होंने आगे कहा है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर, ऑफिस मशीन, लाइब्रेरी बुक और कार, इस पे हमें इतना डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बेटा सुनो,
इन पे हमें इतना डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप चाहें तो इनका अकाउंट अवॉइड भी कर सकते हैं और चाहें तो बना भी सकते हैं। वैसे आप बनाएंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में वर्किंग नोट के नंबर होते हैं बेटा, तो मैं तो बनाऊंगा। और क्या पता कोई चीज़ मिसिंग हो, कुछ ढूंढना हो फिर, तो मैं तो इनके अकाउंट बनाने वाला हूँ। और इनके अकाउंट बनाते हैं, फर्नीचर, ऑफिस मशीनरी, लाइब्रेरी बुक और कार, 4 अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 5, 6। बेटा थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है क्वेश्चन, 16 मार्क्स का अगर आएगा तो आपके एग्ज़ाम में आएगा, और तमाम सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं, हमारी कंसंट्रेशन चेक हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करना है, क्वेश्चन को छोड़ देना ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। आओ, सबसे पहले फर्नीचर का अकाउंट। आओ देखते हैं बेटा क्या क्या है फर्नीचर में। सबसे पहले पिछले साल की बैलेंस शीट से मिल गया मुझे 20,000 का फर्नीचर मेरे पास था। टू बैलेंस BD, और रिसीट एंड पेमेंट चेक करते हैं, कुछ खरीद के तो नहीं लाए। फर्नीचर, फर्नीचर, फैक्स मशीन, नहीं, कुछ खरीद के नहीं आया, तो फिर क्या है। उसने कहा है डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन 10% का मतलब हो गया 2,000, तो क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 18,000 का। बाई बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर 18,000 का बेटा क्लोजिंग बैलेंस बच गया। हाँ चलो बताओ सब लोग, कौन कौन सी फिगर कहाँ कहाँ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में है, डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो चारों अकाउंट बना के फिर एक साथ ही लिख लेंगे। फर्नीचर के बाद फर्नीचर के बाद बेटा वर्किंग नोट नंबर 7 मेरे पास है, ऑफिस मशीनरी 20%। और जरा ऑफिस मशीन का ओपनिंग बैलेंस देखें। ऑफिस मशीन का ओपनिंग बैलेंस ये रहा 15,000 का। टू बैलेंस PD 15,000। और देखते हैं बेटा कुछ खरीद के तो नहीं आया। नहीं, कुछ भी नहीं आया। ये है बेटा एक फैक्स मशीन है ना, तो फैक्स मशीन ऑफिस मशीन ही तो हो गई। फैक्स मशीन कहाँ रखते हो, ऑफिस में, तो ये हम लिख देंगे 2 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 16,000। डेप्रिसिएशन उसने कहा है लगाने को 20%,
तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये हो जाएगा बेटा 15,000 प्लस 16,000 का 20%, 6,200, और बाई बैलेंस CD माइनस 31,000, 24,800, 24,800, सॉरी इसका टोटल आ जाएगा 31,000। आगे बेटा देखते हैं अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ अगली है लाइब्रेरी बुक्स, और देखते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस 8,000। लाइब्रेरी बुक्स वर्किंग नोट नंबर 8, लाइब्रेरी बुक्स अकाउंट। और जरा ओपनिंग बैलेंस था 8,000, टू बैलेंस PD 8,000। चेक करो कुछ खरीद के तो नहीं आया बेटा। लाइब्रेरी बुक्स ये रहा 12,000 की। टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 12,000, 8,000 का था, 12 का और खरीद के लाया तो 20,000 का हो गया। और इस पे डेप्रिसिएशन लगानी है 10% से, बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 20,000 का 10% हो गया 2,000, बाई बैलेंस CD हो जाएगा बेटा 18,000। तो लाइब्रेरी बुक भी हो गई। एक कोई चीज़ और थी वो भी देख लेते हैं बेटा जल्दी से। क्या चीज़ है? कार। वर्किंग नोट नंबर 9, और जरा बेटा कार का ओपनिंग बैलेंस ढूंढते हैं। कार का ओपनिंग बैलेंस कितना है? और देखते हैं 60,000। तो मैंने यहाँ लिखा टू बैलेंस BD 60,000। चेक करते हैं कुछ खरीद के आया क्या। हाँ सर, कार एक्सपेंस ना बेटा, ये कार एक्सपेंस मतलब ये पेट्रोल डीजल का खर्चा है, ये कार के अकाउंट में थोड़े ना आएगा, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, यहाँ नहीं आने वाला। नहीं कोई भी कुछ भी नहीं बेटा इस पे। तो आ जाओ सीधा डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 20%, बाई डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, 12,000, 48,000 का आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस CD। तो बेटा ये भी हो गया। और अब चलो सारी चीज़ें
जहाँ जहाँ जानी चाहिए वहाँ वहाँ लिख देते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ इधर 2 डेप्रिसिएशन ऑन। कौन कौन सी चीज़ थी मुझे याद करने दो। एक तो था मेरे पास फर्नीचर, एक था बेटा मेरे पास फर्नीचर, दूसरा मेरे पास था ऑफिस इक्विपमेंट, तीसरा मेरे पास था लाइब्रेरी बुक्स, और चौथा मेरे पास था कार। कार में अभी हमने निकाला था 12,000 का, लाइब्रेरी बुक का 2,000 शायद था, इसका 6,200 था, और इसका 2,000 था। तो ये बेटा हमने सबके डेप्रिसिएशन लिख दिया। आगे बढ़ो। सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली, तो अब बचा क्या। अब जो जो चीज़ें मिलती जाती हैं उनको लिखते जाते हैं बेटा। ये हो गया मेरे पास। अब सुनो बेटा, ये भी हो चुका है, ये भी मैंने लिख लिया, और ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब ये कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस बचा, तो ये रिसीट एंड पेमेंट के ओपनिंग में आ जाता है। तो ये 15 देखो यहाँ आ गया, ये 2,000 यहाँ आ गया, मुझे ये लिखना नहीं। तो बैलेंस शीट तो हो गई। अब इधर आ जाओ, एक मिसलेनियस इनकम बची थी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में 4,000 बाई मिसलेनियस इनकम 4,000। इधर आ जाओ बेटा, सैलरी हो गई। कार एक्सपेंसेस 35,000 टू कार एक्सपेंसेस 35,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 21,000 टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये दे रखा है 21,000 का। उसके बाद बेटा आगे प्रिंटिंग स्टेशनरी 18,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। फिर बेटा पोस्टेज 3,000, टेलीफोन 15,000 टू पोस्टेज 3,000 टू टेलीफोन 15,000। सब्सक्रिप्शन फॉर जर्नल्स, ये कोई जर्नल खरीद रहे होंगे, तो टू सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जर्नल 7,000। जो लोग ये सोच रहे हो सर ने इसको एक्सपेंस में कहाँ डाल दिया, सब्सक्रिप्शन तो इनकम होती है नालायकों, देखो ये लिखा कहाँ है, पेमेंट साइड में। इन्होंने भी तो कोई सब्सक्रिप्शन लिख रखी कर रखी होगी ना इस एनजीओ ने। आगे मेंबरशिप फीस 2,000 रुपये टू मेंबरशिप फीस 2,000। ड्राइंग्स दे रखी बेटा ए और बी की, ड्राइंग कहाँ जाएगी, अच्छा कैपिटल अकाउंट में 72 और 60 आ जाओ कैपिटल अकाउंट में इनके। टू ड्राइंग्स 72,000 60,000। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सही है। और क्लोजिंग कैश और बैंक कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 18 48 और 2। तो ये आ जाओ कैश एट बैंक 48,000, कैश इन हैंड 2,000, और बेटा
4 चीज़ों पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, उनके बैलेंसेस अभी नहीं लिखे हैं हमने, फटाफट लिख देते हैं। एक तो फर्नीचर था, एक ऑफिस इक्विपमेंट था, एक लाइब्रेरी बुक थी, एक कार थी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 18,000 का था, ये 24,800 का था, ये 18,000 का था, और ये 48,000 का था। एक बार चेक कर लेते हैं। 18, 20, हाँ ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, अब बेटा उसके बाद बैलेंसेस भी हो गए, तो बचा क्या? सब कुछ हो गया बेटा। सब कुछ हो गया। तो अब क्या? कैपिटल अकाउंट पैक करो, कैपिटल अकाउंट पैक करो। आ जाओ जरा कैपिटल अकाउंट में। ये रहा 2, बैलेंस CD। 65,000 प्लस 58,000 प्लस 30,000, 1,53,000, 1,53,000, 40,000 plus 32,000 plus 24,000, 96,000, 96 माइनस 60,000, 36 तो ये आ गया बेटा। 1,53,000 माइनस 72,000, 81,000 ये आ गया। इसको लिखते हैं बैलेंस शीट में, इसको लिखते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन बेटा एक गलती हो गई, पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैक करना चाहिए ना, उसका प्रॉफिट यहाँ लेके आना चाहिए, फिर करना चाहिए। तो ये बैलेंस मेरा ठीक नहीं है, ये बैलेंस ठीक नहीं है, मुझे यहाँ प्रॉफिट भी लेके आना होगा। कोई बात नहीं, आओ पहले ज़रा इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैक कर लेते हैं। और अगर आपको याद हो तो एक जगह नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आओ, ये आ गया 3,60,000 प्लस 36,000 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज़। 4 लाख माइनस 275,000 माइनस 2,000 माइनस 6,200 माइनस 2,000 माइनस 12,000 माइनस 35,000 माइनस 21,000 माइनस 18,000 माइनस 3,000 माइनस 15,000 माइनस 7,000 माइनस 2,000। यह है बेटा 1800। तो 1800 को अगर 2:1 में बांटेंगे तो 1200 ए को मिल जाएगा और 600 मिल जाएगा बी को। 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। तो आ जाओ जरा इनके कैपिटल अकाउंट में ये लिखते हैं बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ए के अकाउंट में 1200, इसके अकाउंट में 600। अब टोटल करते हैं 65,000 प्लस 58,000 प्लस 30,000 प्लस 1,200, 154,200, 154,200, 40,000 प्लस 32,000 प्लस 24,000 प्लस 600, ये आ गया 96,600, 96,600। बैलेंस निकाल लो, माइनस 60,000, तो ये आता है बेटा 36600, 154,200,
200 माइनस 72,000, ये आता है 82200 बैलेंसिंग फिगर। और इसको ले चलते हैं बेटा बैलेंस शीट में, कैपिटल ए और बी की 82,200, 36,600 इसका टोटल, 11,8800 और इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल बेटा ये जो, अगर आप ये देखो तो ये बी ने अपने क्लाइंट से 20,000 एडवांस में लिए थे, तो ये लाइबिलिटी हुई ना, ये मुझे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस शीट में ऑडिट फीस ऑफ बीज क्लाइंट इन एडवांस। अब टोटल लगाना है 11,8800 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 23,8800 माइनस 18,000 माइनस 24,800 माइनस 18,000 माइनस 48,000 माइनस 48,000 माइनस ये आ गया 2,000, 18,000 प्लस 24,800 प्लस 18,000 प्लस 48,000 प्लस ये आ गया फिर से 48,000 प्लस 2,000 ये आ गया। और एक बेटा जो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस थी ए और बी की, जो हमने जितने का प्रोविजन बनाया, जितनी बकाया होती थी उतने का ही तो प्रोविजन बनाते थे। बिल्कुल सही है। तो ये बेटा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन लेंदी था थोड़ा सा, हमने प्रॉपर टाइम भी दिया इस पे। एक ऑडिट फीस का पॉइंट था और उसमें समझने वाली बात बेटा यही थी कि उन्होंने प्रोविजन बना रखा था उतने का जितना आउटस्टैंडिंग था। तो क्लोजिंग में भी हम यही करेंगे, जितना आउटस्टैंडिंग होगा उतने का हम प्रोविजन बना लेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे हिसाब से और तो इसमें सच कोई पॉइंट नहीं है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं लेक्चर बेटा आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो आप पॉज करके आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। आपको लिखना हो, मैं जल्दी से लिख गया हूँ तो पॉज कर लेना, आराम से लिख लेना, फिर इसके बाद आगे बढ़ना। तो बेटा मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब मुझे करना है क्वेश्चन नंबर 17। आ जाओ जरा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये दोनों ही आप अभी क्लास के बाद खुद से एक बार ट्राई करना। और जैसा 17 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। किसका सेम? 17 जैसा है वैसे ही 11 है। और जरा 17 रीड करते। आओ बेटा, देखो क्या लिखा है। समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 आर एज फॉलोज। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की समरी दी है, तो फिर वही बात तो हो गई, मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जा रहा है, मुझसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मांगी जाएगी। अच्छा ठीक है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की समरी हो गई। अब मुझे खुद से समझना पड़ेगा कौन सा इनकम है कौन सा एक्सपेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। तो इसका मतलब मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो इसका मतलब कैपिटल फंड मिसिंग होगा। तो इसका मतलब वर्किंग नोट में मुझे कैपिटल फंड बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जो कि पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी। आगे एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है बेटा, आओ फटाफट करते हैं। आओ, तो ऐसा करता हूँ, इनकी डिमांड क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा तीनों चाहिए इनको। वो रिसीट एंड पेमेंट में लिख दिया ना उसने, कहानियाँ जैसे बनाया तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। चलो रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों हम लोग फटाफट बनाते हैं। आ जाओ, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले फॉर्मेट, in the books of Bombay Medical Ad Society, receipt and payment account. Receipt and payment account. इसके बाद बेटा बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। और हमें वर्किंग नोट बनाना ही होगा।
हाँ जी बेटा, फॉर्मेट बन चुका है। फॉर्मेट बन चुका है बेटा, अब हम शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन। फॉर्मेट बना लिया बेटा, अब आओ क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तमाम सारे इसने हमें बैलेंसेस दे रखे थे बेटा, तो अगर इसने बैलेंसेस दिए हैं और मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं उनका लेजर अकाउंट भी बना लिया करूँगा बैलेंसेस ढूंढने के लिए। तो मैं स्पेस उसके लिए बना के छोड़ देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बनाऊँगा, नहीं पड़ेगी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में बेटा हम जितने क्वेश्चन करें उतनी अच्छी बात, जितने वर्किंग नोट बनाए हम लोग उतनी अच्छी बात है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स उतने ही अच्छे रहते हैं बेटा। आओ मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 17 उन्होंने कहा है, एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना दो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, सब कुछ। ये मुझे कुछ बैलेंसेस दिए हैं बेटा, तो एक काम करते हैं, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। और इनके लेजर्स बना बना के रिसीट एंड पेमेंट से रिलेट कर करके ढूंढना पड़ेगा करंट ईयर के क्या इनकम है, करंट ईयर का क्या एक्सपेंस है। होगा कि नहीं? आओ फिर शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 सब्सक्रिप्शन अकाउंट से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करी बेटा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से मैंने अपने क्वेश्चन की शुरुआत करी। बेटा आपको याद होगा, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती थी उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते थे, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती थी उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखते थे, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाती थी उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते थे, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलती थी नेक्स्ट ईयर के लिए उसको हम यहाँ लिखते थे, और ये होता था बेटा सब्सक्रिप्शन इनकम है। जब रिसीव होता था तो हम क्या करते थे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में इधर आ जाता था बाई रिसीट एंड पेमेंट, और यहाँ पे आ जाता था टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसे हम लोग अकाउंटिंग करते थे। आओ फटाफट लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या है बेटा। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग है 1500 और 2200, तो लिखता हूँ मैं 1500 2200। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल चुका है 1200 700। ठीक है, अब आओ देखते हैं क्या, ये देखो सब्सक्रिप्शन है 50,000 का, करेंट ईयर में ये मिला है, मिला है तो यहाँ मैंने लिख दिया 50। सर कैसे पता चला मिला है ये? बेटा जब हम पे करेंगे तो स्पेसिफिकली बताएगा, वरना सब्सक्रिप्शन को जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम किसी भी एनपीओ की इनकम मान के चलेंगे। अच्छा, तो यहाँ से पता चल सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। 1200 प्लस 50,000 प्लस 2200, 53,400, 53,400 माइनस 1500 माइनस 700, 51,200। ये आ गया बेटा बैलेंसिंग फिगर। तो आओ जो अमाउंट जहाँ जाना चाहिए वहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले
ये बैलेंस शीट ओपनिंग है तो मैं इसमें ओपनिंग बैलेंसेस लिख देता हूँ। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1200, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के जो ओपनिंग बैलेंसेस थे, जितना आउटस्टैंडिंग था वो भी लिख दिया, जितना प्रीपेड था वो भी लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस लिख लेता हूँ बेटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में बेटा मुझे मिला है 700, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये है बेटा मेरे पास 2200। शायद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। रिसीट एंड पेमेंट में 50,000 जाएगा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट भी बना ही रहे हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। 2 सब्सक्रिप्शन 50,000 और यहाँ लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन इसका बैलेंस आया था 51,200। तो बेटा मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया, उसका जितना बैलेंस जहां जाना चाहिए था वहां मैंने ट्रांसफर कर दिया। आगे बढ़ते स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन के स्टॉक की बात कर रहा है। ध्यान देना बेटा इस बात पे। क्या क्या देखो फिर से, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है ना, ये देखो जरा सा, ये मेडिकल एड सोसाइटी है, बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी। ये क्या है, कम दाम पे दवाइयाँ बेचते होंगे, कोई मेडिकल स्टोर होगा, है ना। तो अब इनके पास क्या होगा, ये दवा खरीद के लाते हैं तो इनके पास दवा का स्टॉक होता है। उसी के ठीक नीचे दिया है कुछ पैसे उधार भी रहते हैं, ये देखो क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ये हो गया अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। तो इसका मतलब ये मेडिसिन के क्रेडिटर है और ये स्टॉक है, ये क्रेडिटर हैं और ये बेटा स्टॉक है। तो हम ऐसा करेंगे, हम दोनों के लिए अकाउंट बनाएंगे, किसका किसका, क्रेडिटर का भी अकाउंट बनाएंगे और स्टॉक का भी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। तो 2 वर्किंग नोट में बनाने जा रहा हूँ, 2 वर्किंग नोट। सबसे पहले स्टॉक का अकाउंट, सबसे पहले स्टॉक अकाउंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, और उसके बाद बेटा इसके क्रेडिटर का अकाउंट। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। और जरा देखते हैं बेटा क्या क्या है। स्टॉक है 10,000 का ओपनिंग, 13 का क्लोजिंग, नहीं 9 का ओपनिंग है बेटा, 10 और 15। हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ लिखा टू बैलेंस BD 10,000 बाई बैलेंस CD 15,000।
क्रेडिटर का भी बैलेंस लिख देते हैं, बाई बैलेंस BD 9 और 13, 9,000, 13,000 आ गया टू बैलेंस CD। हमने स्टॉक का भी अकाउंट बना लिया, हमने क्रेडिटर का भी अकाउंट बना लिया, और जब भी स्टॉक और क्रेडिटर दोनों दे रखे हों बेटा तो दोनों हम साथ साथ बनाएंगे। अच्छा आगे देखो, अब यहाँ रिसीट एंड पेमेंट में चेक करते हैं क्या कोई स्टॉक कैश में खरीद के आया या कोई क्रेडिटर को पेमेंट हुई, देखते हैं जरा। ये हुआ, ये देखो देखा, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000, 30,000 की मेडिसिन के लिए पेमेंट कर रखा है। तो एक बात बताओ बेटा, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक की जगह आ गया रिसीट एंड पेमेंट, तो लिखा टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 30,000, और ये रिसीट एंड पेमेंट में भी आ जाएगा बाई पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 30,000। ये हो गया बेटा। अब सुनो, कभी भी स्टॉक अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट दोनों है तो दोनों साथ साथ बनाएंगे, पहले क्रेडिटर अकाउंट पैक करेंगे फिर उसके बाद स्टॉक अकाउंट पैक करेंगे, पहले क्रेडिटर फिर स्टॉक। जैसे यहाँ देखो ना बेटा, क्रेडिटर ओपनिंग इतने के थे, क्लोजिंग इतने के थे, इतने की पेमेंट हो गई, मतलब पुरानी पेमेंट बकाया थी 9,000 की, 9 की बकाया थी, हमने 30 पेमेंट कर दी तब भी 13 की पेमेंट बची है, तो पक्का इस साल कुछ खरीद के आया होगा, और खरीद के आया होगा तो वो यहाँ से दिखेगा और वो जाएगा स्टॉक अकाउंट में। तो मैंने यहाँ लिखा बाई स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया 43, 43, और बेटा 43 में से 9 अगर हम हटा दें 34,000, और जब स्टॉक आप खरीद के लाओगे तो यहाँ पे भी इसका इफेक्ट जाएगा, तो लिखेंगे टू क्रेडिटर्स 34,000। स्टॉक खरीद के लाओगे तो स्टॉक का भी तो बैलेंस बढ़ेगा ना बेटा। मैंने क्या किया, ये चीज यहाँ से आई हुई है, ठीक है। अच्छा अब बेटा मैं यहाँ निकाल सकता हूँ बाई, देखो ये तो ओपनिंग स्टॉक था, ये परचेजेज है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। सब बच्चों को पता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग आ जाता है मटेरियल कंज्यूम्ड या मेडिसिन कंज्यूम्ड, और जितना कंज्यूम्ड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही लिखा जाता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा 34,000 प्लस 10,000, ये आ गया 44, इसमें से 15,000 माइनस करते हैं तो 29,000। ये अब और ले चलते हैं जो चीज़ जहाँ जानी चाहिए। सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000 और 9,000 आ जाओ बेटा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 और 9,000, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस ले चलते हैं, 15 और 13, 15,000, 13,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन
ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए बेटा, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। ये कॉन्ट्रा आइटम है, मैंने जिसको ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, ये कहीं नहीं जाएगी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले चलते हैं 29,000 टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। कितने की मेडिसिन कंज्यूम्ड हुई? 29,000 की मेडिसिन कंज्यूम हुई। और बेटा ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। रुक जाओ मैं एक बार समझ लेता हूँ। ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये ऑलरेडी हो रखा है, ये भी मैंने लिख दिया। तो ये 30,000 जाना है रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में, रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में बाई, वो तो लिख चुके हैं बेटा, ठीक है, हो गया। अब इसमें से कोई भी चीज़ नहीं लिखनी, जो चीज़ जहाँ जानी थी मैंने सारी चीज़ें लिख ली बेटा। आगे बढ़ता हूँ। कोई भी चीज़ इसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आओ क्वेश्चन पे आ जाओ। एक इक्विपमेंट और बिल्डिंग, दो चीज़ों का हमें और बैलेंस दे रखा है। आओ फटाफट इनके भी अकाउंट बना लेते हैं। इक्विपमेंट और बिल्डिंग, मैंने आपको बेटा बार बार यही सलाह दी है, जितने ज़्यादा लेजर्स बनाएंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है, उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये चैप्टर बेटा आपके सिलेबस का सबसे अच्छा चैप्टर है। इसमें आप कितने सारे लेजर्स बनाना सीखते हो। इक्विपमेंट अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, और एक और है मेरे पास, इक्विपमेंट के बाद था बिल्डिंग। और बेटा जल्दी से लिखते हैं। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 21, क्लोजिंग है 30। टू बैलेंस बीडी 21,000 बाई बैलेंस सीडी 30,000। बिल्डिंग का देखो बेटा 50 और 48, टू बैलेंस बीडी 50,000 बाई बैलेंस सीडी 48,000। हमने बेटा इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए। आओ देखते हैं और क्या दे रखा है इसके बारे में। और ज़रा रिसीट एंड पेमेंट चेक करते हैं, कोई चीज़ खरीद के तो नहीं आई। ये देखो इक्विपमेंट खरीदा है 15,000 का, और मशीन तो नहीं खरीदी, तो कोई बात नहीं है। इक्विपमेंट खरीदा है 15,000 का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट परचेज्ड 15,000 का खरीदा, 15,000 का, ठीक है। और ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, लेजर्स पे आओ। 21 का था, 15 का हमने खरीदा, 21,000 प्लस 15,000 36,000। 36 में से बचा केवल 30 का, तो इसका मतलब 6 क्या हुआ? बेस्ट अजम्पशन होगी डेप्रिशिएट हो गया होगा। इक्विपमेंट है बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। बिल्डिंग में आओ बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 50 की बिल्डिंग 48 की हो गई, तो सीधी सी बात है 2,000 से डेप्रिशिएट हुई होगी। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर
डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर। अब बेटा इन दोनों लेजर्स की सारी चीज़ें ले चलते हैं जहाँ जहाँ जाना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ 21 और 30 ओपनिंग बैलेंस है, 21 ओपनिंग, ये रहा इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इनका बैलेंस था 21 एंड 50, 21,000, 50,000। क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं बेटा। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास 30 और 48, 30, 48। डेप्रिसिएशन लिखते हैं जरा, टू डेप्रिसिएशन ऑन। हम बेटा डेप्रिसिएशन लिखते हैं किसका किसका, इन्हीं दोनों चीजों का, इक्विपमेंट 6,000, बिल्डिंग 50 से 48 हो गई थी तो 2,000। अच्छा ये हो गया। अब जो खरीदा था वो रिसीट एंड पेमेंट में भी आएगा। क्या खरीदा था? वो इक्विपमेंट खरीदा था 15,000 का, और लिखते हैं बाई इक्विपमेंट 15,000। तो बेटा मैंने सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर ली है। अब मैं ऊपर से एक एक चीज़ पढ़ता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा। देखो ये ओपनिंग कैश है 8,000 का, कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, और रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 8,000। इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो। आगे डोनेशन 15,000 की, 15,000 की डोनेशन हमें मिली है, तो टू डोनेशन 15,000। और बेटा डोनेशन हमारी इनकम है, इसलिए मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान देना बेटा, रेट दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी निकल जाएगी, और वो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी। तो जो इंटरेस्ट है मिला, ये तो इनकम है, रिसीट एंड पेमेंट में भी आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा 9,000 का। और लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। रिसीट एंड पेमेंट में भी लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। अब बेटा क्वेश्चन देखो, 9% से 9,000 मिला तो इसका मतलब 100% 1 लाख होगा, तो इसका मतलब मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 1 लाख की होगी। और रिसीट एंड पेमेंट में कहीं नहीं दिया है कि इस साल खरीदा, तो इसका मतलब पिछले साल खरीदा होगा, तो मैं उसको लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। यहां भी लिखूंगा इन्वेस्टमेंट 1 लाख। आगे बेटा ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 10,000, 10,000 का ऑनरेरियम पे किया है, तो कोई बात नहीं बेटा, हम इसको इधर लिखेंगे पेमेंट साइड में बाई ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000। और ये हमारा एक्सपेंस है टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 10,000।
और देखो क्या दिया है, सैलरीज 28,000 की पे करी है इन्होंने, तो टू सैलरीज 28,000। वो रिसीट एंड पेमेंट की समरी है, इसलिए यहाँ लिखना होगा बाई सैलरीज 28,000। सन्ड्री एक्सपेंस 1,000 बाई सन्ड्री एक्सपेंस 1,000। मैं सब यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर लिखा है वो रिसीट एंड पेमेंट की समरी है। टू सन्ड्री एक्सपेंस, आगे बढ़ो बेटा। चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1,500 टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1,500 बाई चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1,500। और बेटा चैरिटी शो से कलेक्शन हुआ है 12,500 का, तो टू कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो 12,500, ये हमारी इनकम भी है बाई कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो 12,500। तो बेटा मुझे लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है बिल्कुल, तो अब हम अकाउंट्स क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज करके कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। 8,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500, 94,500। 94,500 माइनस 30,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 28,000 माइनस 1,000 माइनस 1,500, 9,000 का बेटा भाई बैलेंस सीडी। और ये मैं ले जाऊंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 9,000। और इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करते हैं बेटा। 51,200 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500, ये आता है बेटा 8,770। टू सरप्लस 8,770 माइनस 29,000 माइनस 6,000 माइनस 2,000 माइनस 10,000 माइनस 28,000 माइनस 1,000 माइनस 1,500, 1,0200। और बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करके यहाँ से निकाल लेते हैं कैपिटल फंड। 21,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,500 प्लस 8,000, ये आ गया बेटा 1,90,500। 1,90,500 माइनस 9,000 माइनस 1,200, ये आता है बेटा 1,80,300। बैलेंसिंग फिगर ये है बेटा कैपिटल फंड, और इसको ले चलते हैं यहाँ कैपिटल फंड 1,80,300, और इसका टोटल कर देते हैं प्लस 1,0200 1,90,500 प्लस 13,000 प्लस
700 204 200 माइनस 30,000 माइनस 48,000 माइनस 1 लाख माइनस 15,000 माइनस 2200 माइनस 9,000। बिल्कुल सही है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन कैसा था, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे थे और रिसीट एंड पेमेंट था। कंप्लीट क्वेश्चन था बेटा, रिसीट एंड पेमेंट भी बनाना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी, बैलेंस शीट भी, सब कुछ हमने किया। एक नई बात सीखी यहाँ पे, अगर कभी भी स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट दोनों एक साथ दे रखे हों तो सबसे पहले हम क्रेडिटर अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके बाद हम स्टॉक अकाउंट क्लोज करेंगे। क्या पता वहाँ से कोई परचेजेस वगैरह हो तो मिल जाए, ये इसकी खास बात थी। आज बेटा यहीं तक कराऊंगा आपको, और मैंने लिखने का टाइम नहीं दिया तो आराम से पॉज करके लिख लेना, और इसके बाद खुद से भी इसकी प्रैक्टिस करना। एक मैंने होमवर्क दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है। अच्छा, तो बेटा ये इतनी पढ़ाई आज आप कर लेंगे। मैं बेटा ऐसे टाइम टू टाइम आपको क्लासेस देता रहूँगा। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, घर पे सेटअप है नहीं, ये क्लासेस मैं आपको यहीं क्लासरूम से ही दे सकता हूँ, आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत मुश्किल से बात करके फिर मैं क्लास दे पा रहा हूँ, क्योंकि पास वगैरह भी वो लोग नहीं इशू कर पा रहे हैं। तो आज टाइम मिला था, आज मैंने दे दिया। होप सो मे भी कल मुश्किल हो, लेकिन परसों फिर मैं आपको क्लासेस दूंगा बेटा, ठीक है ना। ये चैप्टर हम लोग यूट्यूब पे ही कर लेंगे, एक दो क्लासेस में, मतलब टॉपिक तो मैंने सारे ही करा दिए हैं, मुझे कुछ प्रैक्टिस करानी है, कुछ क्वेश्चन की थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, तो 4-5 क्वेश्चन और हैं वो कर लेंगे, और फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो कुछ चैप्टर्स हम बेटा ऐसे करेंगे, और कुछ मैं आपको जैसे ग्रुप पे भी मैंने बताया था ना, गूगल ड्राइव पे हम लोग करेंगे, तो उनके लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो आप गूगल ड्राइव से करेंगे। तो बेटा आज मैंने आपको ये होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है। एक और मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 9। ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बेटा। तो आज यहीं तक करेंगे, और रिवाइज करते रहो बेटा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर आपको क्लासेस दूंगा बेटा। जो भी मोड हो, वो मोबाइल ऐप से भी हो सकता था, लेकिन एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा लोग हो, तो उतने लोग पता नहीं कनेक्ट हो पाएंगे भी कि नहीं, और इतने अच्छे से उसमें सब कुछ हो भी नहीं पाता, तो इसलिए ऐसे किया। होप सो बहुत जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा बेटा। घर पे रहो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितना कुछ पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं बेटा, आज यहीं तक करते हैं, चलो ठीक है, बाय बाय बेटा।